आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। पाकिस्तान भी इनके नाम से थर-थर काँपता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर इनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला, कभी मोची, तो कभी धर्म बदलकर दूसरे देश में रहकर जासूसी करना, तो कभी दुश्मनों से मिलकर उनसे उनकी जानकारी निकालना। अपने 30 साल के अंडर कवर जर्नी में उन्होंने ऐसे-ऐसे कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में पहले कभी किसी ने शायद नहीं किया है। आज इनकी उम्र लगभग 75 साल से अधिक हो गई है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल फिट और हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। आज इन्हीं के जीवनी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के एक फौजी परिवार में हुआ था। इनके पिता फौज में मेजर के पद पर तैनात थे। पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई। फिर इन्होंने इकोनॉमी से आगरा यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर की डिग्री लेने के बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई करके पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल पढ़ने में कितने तेज़ थे। 1968 में केरला कैडर में इन्हें एसीपी के पद पर तैनात किया गया। तैनाती के कुछ समय बाद ही 28 दिसंबर 1971 में वहीं के पास के एक क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में कुछ अफवाहों को लेकर झड़प हो गया। ये झड़प काफ़ी दिनों तक चला और इसमें बहुत ही नुकसान हुआ, जिससे प्रदेश सरकार और के साथ साथ केंद्र सरकार भी काफ़ी परेशान हो गई। उस समय के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के करुणाकरण की नज़र इनके ऊपर पड़ी और इन्हें उस जगह पर भेजने का प्लान बनाया गया। अजीत डोभाल को जैसे ही उस दंगा प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया, फिर इन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को काफ़ी समझा बुझाकर इस दंगे को शांत करवाया, जिससे इनकी वाहवाही प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक फैल गई और यहाँ तक कि आपस में दोनों समुदायों के लोगों ने यह भी निर्णय किया कि जिसने जिसका भी सामान लूटा है उनका नुकसान भरने के लिए भी राजी हो गए। यानी कि जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, अकेले अजीत डोभाल ने उस काम को करके दिखा दिया। इस मामले के तुरंत बाद ही उन्हें दिल्ली सेंट्रल सर्विस के लिए बुला लिया गया। 7 साल के बाद में डोभाल को आईबी में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में 1972 में भारत के खिलाफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में चाइना, नॉर्थ कोरिया के सहयोग से पाकिस्तान के कहने पर उसकी मदद करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने उस समय अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजने का निर्णय लिया और पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर के विषय में पूरी गतिविधियाँ इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिया गया। उसके बाद में अजीत डोभाल पाकिस्तान जाते हैं और वह एक मोची बनकर, कभी रिक्शे वाले बनकर वहाँ से पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अजीत डोभाल को यह शक था कि यहाँ पर स्थित खान रिसर्च सेंटर में भारत के खिलाफ एटॉमिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। वो इस सेंटर के बाहर भिखारी के रूप में बैठकर यहाँ पर आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रेस करने लगे। वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद में वहीं पास में एक सैलून पर, जहाँ पर वहाँ के कुछ साइंटिस्ट बाल कटवाने जाते थे, वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उस सैलून में जाने के बाद में उन्होंने उन साइंटिस्टों के बाल इकट्ठा किए और उसको भारत में टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग के बाद में ये पता चला कि वो बाल न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्टिंग में एक्सप्लोज हैं
और इस टेस्ट के बाद में ये पता चल गया कि पाकिस्तान में खान रिसर्च सेंटर में ही न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से सारी डिटेल्स इकट्ठा करके भारत में भेज दिया और उसके बाद में इस तरह से भारत के खिलाफ जो एटॉमिक तैयार हो रहे थे उसको एक्सपोज कर दिया। और उसके बाद में कंधार प्लेन हाईजैक में इनकी अहम भूमिका थी और इन्होंने उनकी मांगों को काफ़ी करवाया, जिससे भारत सरकार को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इस तरह से अजीत डोभाल का पूरा जीवन इनके कार्यकाल के दौरान काफ़ी रोमांचक और काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है।